हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए हम सबसे पहले पीछे की बात करते हैं कि जो हम लोग पीछे पढ़े थे, फिर अब की बात करेंगे और फिर आगे की बात करते हैं हम लोग कि आगे क्या पढ़ेंगे। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम पीछे का जिक्र करते हैं कि पीछे हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पीछे नेक्स्ट इसके जस्ट पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज़ और उसका पैटर्न कि किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, क्लियर, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़े थे, अच्छी तरीके से आप समझे थे, ये जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम अब की बात करते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात किए थे कि कैपेसिटेंस शुरू करने के पहले कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, तो उन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस पार्ट से, इस छोटे छोटे पार्ट से एक दो क्वेश्चंस छोटे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में भी रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका होगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड, कि व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। कहता है चालक का गुण, चालक का गुण जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। प्लेस करने का मतलब उसमें रखा जाता है, तो उसमें प्लेस किया जाता है। तो क्या क्या गुण होते हैं, सारे गुण आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि क्या क्या गुण होते हैं कंडक्टर के, क्लियर। तो नाउ देखें, सबसे पहला प्रॉपर्टीज का हम बात करते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हम लोग प्रूव किए हुए हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहला है कि इनसाइड द कंडक्टर, कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्लियर। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्लियर। तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्लियर। तो चलिए ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी आप जानते हैं, और जितना प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे वो सारे सुनने के बाद आपको लगेगा नहीं ये तो हमें याद था, ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन तत्काल बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्लियर। और डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं, क्लियर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप लोग जान गए। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्लियर, कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ना देखें, फिर आप सोचें, आगे बताएं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी हम लोग प्रूव किए थे, क्लियर, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, सतह के लंबवत होती है, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है, सतह की लंबवत होती है, क्लियर। तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी। ना देखिए तीसरा प्रॉपर्टी कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो ये आपका होगा व्हेन ए कंडक्टर,
कि व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड, कंडक्टर इज चार्ज, क्लियर, कि द चार्ज रिसाइड्स, कि द चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, कि द चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, कि जब किसी चालक को, कि जब किसी चालक को, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके सतह पर, तो आवेश उसके सतह पर फैल जाता है, तो आवेश उसके सतह पर फैल जाता है, क्लियर। तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज क्या होता है, चार्ज उसके सतह पर फैलता है, क्लियर। ये प्रॉपर्टीज, ये सारे तीनों का तीनों प्रॉपर्टीज आप पीछे देखे हुए हैं, क्लियर। ना देखें 4 नंबर, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर, कि मतलब एक चालक के लिए, कि एक चालक के लिए विभव, कि एक चालक के लिए विभव क्या होता है, विभव स्थिर रहता है, फिनिश। कि मतलब एक अगर आपका कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, उसका पोटेंशियल सेम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और लास्ट प्रॉपर्टी, तो ये आपको कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि पृष्ठ आवेश घनत्व, कि पृष्ठ आवेश घनत्व विभिन्न बिंदुओं पर, पृष्ठ आवेश घनत्व विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न होता है। तो ये सारे आपके नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर। तो चलिए आप प्लीज इसे राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट, तो ये आपके कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए रब कर देते हैं। चलिए रब कीजिए। चलिए ओके फिनिश। ना देखिए अब इसमें एक सब्सटेंस का नाम लिख रहे हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, क्लियर। तो विद्युत रोधी हम किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। तो जनरली ये क्या है, तो ये आपका एक इंसुलेटर है, ये आपका एक इंसुलेटर है। लेकिन कि जब इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इंसुलेटर आप जानते हैं कि इंसुलेटर क्या क्या होता है, कि जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो एयर भी क्या है, एयर भी आपका इंसुलेटर है। लेकिन जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ये पोलराइज्ड हो जाता है, ये आपका पोलराइज्ड हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें यहाँ से कोई भी हो इंसुलेटर, किसी भी हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, एनी इंसुलेटर। चलिए एयर का भी बात आप कर सकते हैं, तो एयर का मॉलिक्यूल है। तो चलिए सपोज दैट जैसे आप देखें यहाँ से कि ये आपका सारा क्या है,
तो ये इस तरीके से आपका एयर मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो इस तरीके से हम एयर मॉलिक्यूल बना दिए। कि जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होगा ही, और इस तरीके से अभी ये क्या है, अभी आपका ये इंसुलेटर है, इट इज एन इंसुलेटर। क्लियर? नाउ अब हम इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। तो जैसे चलिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दिस इज प्लस, और ये क्या होता है, ये आपका हुआ माइनस। इस तरीके से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्लेस किया। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। अब अगर बहुत कम विद्युत क्षेत्र है तो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब देंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इस निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? ना इसी तरीके से ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर? अगेन निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और इस तरीके से ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सेपरेट होता है। क्लियर? बात को देखेंगे, गौर से ध्यान देंगे। अब देखें यहाँ से ये दोनों करीब होता है तो ये दोनों मिला, न्यूट्रलाइज हुआ, ये दोनों भी क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, न्यूट्रल। क्लियर? अगेन आप देखें यहाँ से कि गौर से देखें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका सारा जो है, इस तरीके से ये सारा न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, तो ये निगेटिव बच गया, ये पॉजिटिव बच गया। अब ये निगेटिव हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा जिसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इट बिहेव्स एज ए कंडक्टिंग मटेरियल। क्लियर? तो ये पोलराइज्ड हो जाता है, इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो इट इज इंसुलेटर। ये बेसिकली क्या है आपका इंसुलेटर, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप डाइलेक्ट्रिक को समझे होंगे कि डाइलेक्ट्रिक है क्या। क्लियर? तो इट इज एन इंसुलेटर। तो ये आपका क्या है कि इट इज एन इंसुलेटर विच गेट्स पोलराइज्ड, polarized under the influence of under the influence of external electric field, external electric field। क्लियर? तो यह क्या है आपका, यह एक अचालक है, यह एक अचालक है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ध्रुवित हो जाता है, क्लियर? तो बेसिकली आप ये समझ गए होंगे कि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और अगर ये एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहते हैं। कि यही इंसुलेटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक बन जाता है जब इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। क्लियर? समझ गए होंगे? तो अच्छी तरीके से इसको आप समझ गए होंगे। क्लियर? ना देखें, अब अगर हम बात करें तो दो चीज़ आप देखे होंगे, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके बारे में बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। क्लियर? तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि दिस इज पोलर मॉलिक्यूल,
कि ये आपका क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कण, ध्रुवीय कण। क्लियर। तो पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? कहता है दोज मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल कि वह मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं होता, एक जगह नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे नन पोलर मॉलिक्यूल उसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग क्या क्या बात किए कि न पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल हम किसे कहेंगे? तो कहते हैं कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं होता है, तो उसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ गए होंगे? जैसे H2O, NH3, तो ये सब सारे क्या हैं? आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं। बात समझ गए होंगे? क्लियर। तो ये आपका होगा कि दोज मॉलिक्यूल, कि दोज मॉलिक्यूल in which center of gravity, in which center of gravity of positive charge, center of gravity of positive charge and center of gravity of negative charge do not coincide is called polar molecule, कि इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें धन आवेश का गुरुत्व केंद्र, कि धन आवेश का गुरुत्व केंद्र और ऋण आवेश का गुरुत्व केंद्र, ऋण आवेश का गुरुत्व केंद्र एक जगह या एक बिंदु पर नहीं होता है, उसे ध्रुवीय कण कहते हैं, उसे ध्रुवीय कण कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, चूंकि इसका जो एक जगह नहीं होता है तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इस डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो जैसा हम बताया आपको H2O etc। क्लियर। तो ये आपका हो गया पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो वैसे भी ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री में आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये अब सिंपली हम थोड़ा सा आपके सामने जिक्र कर दिए कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें। नेक्स्ट हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल को देखेंगे। क्लियर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो चलिए हम इधर से रब करते हैं। तो ना देखें नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये आपका होगा नॉन
कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवीय अध्रुवीय कण। तो चलिए, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं होता है, उसमें होता है। उसमें क्या होगा? होगा। तो डायरेक्ट यही चीज को क्लियर कर दीजिए कि दोज मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चलिए, शॉर्ट फॉर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को COG लिखते हैं। क्लियर? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज coincide it is called नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये आपका बन जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? इस डायपोल मोमेंट इज 0, कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। कि इस डायपोल मोमेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, इस डायपोल मोमेंट इज 0। क्लियर? बाकी चलिए भाषा में लिख दें कि वह मॉलिक्यूल जिसमें धन आवेश का गुरुत्व केंद्र, और ऋण आवेश का गुरुत्व केंद्र, धन आवेश का गुरुत्व केंद्र और ऋण आवेश का गुरुत्व केंद्र एक बिंदु पर होता है, उसे अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कि जैसे आप देखें एग्जाम्पल, तो H2O2 ATC, ये सारे क्या हैं आपके? तो ये सारे के सारे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो चलिए, इसे भी आप राइट करें। नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, क्लियर? चलिए, इसे हम रब करें। तो चलिए, इसे हम रब करते हैं। तो ये आपका हो गया पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नाउ देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये आपका हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कि विद्युत रोधी शक्ति। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? पावर, उसकी शक्ति, की कितनी शक्ति है इसके पास। तो ये कहता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक बियर कर सकता है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। कहता है कि ए डाइलेक्ट्रिक कि द
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which can bear a dielectric is called dielectric strength। कि इसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर? तो कहता है विद्युत क्षेत्र का, कि विद्युत क्षेत्र का वह महत्तम मान, विद्युत क्षेत्र का वह महत्तम मान जो विद्युत रोधी सह सकता है उसे विद्युत रोधी की शक्ति कहते हैं। क्लियर? आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है और उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को बढ़ाते जाएं, उसके वैल्यू को बढ़ाते जाएं, तो फाइनली क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि डाइलेक्ट्रिक आपका फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर? तो उस स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर? इवन आप अगर बात करें तो एयर क्या है, एयर भी आपका डाइलेक्ट्रिक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन इसमें भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं और वो मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त होगी जहां पर वो क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल ब्रेक करने लगता है, तो जिसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एयर भी कहते हैं, 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से एक वैल्यू होता है जहां तक हम उसे सह सकते हैं, हर जगह किसी भी क्षेत्र में, कि जहां तक आप बियर कर सकते हो, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। नाउ देखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए इसे हम K से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं कि विद्युत रोधी स्थिरांक या विद्युत रोधी स्थिरांक। क्लियर? तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, विद्युत रोधी स्थिरांक भी कहते हैं, प्रावैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं। कैसे आप एक नाम और लिख दें तो इसे हम लोग प्रावैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही को इसको अगर देखने के लिए आप देखें तो यहाँ पर ये आपका 2 कंडक्टर है, 2 प्लेट है, और आप जानते हैं कि जैसे मान लो कि हम इसे पॉजिटिव चार्ज दिए, क्लियर? आपने एक पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया एक प्लेट को, और यहाँ पर क्या होता है, जस्ट थोड़ी दूरी पर दूसरा प्लेट रखा होता है। तो इसमें आप लोग पढ़े हैं इंडक्शन के कारण क्या होता है, इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और फिर आउटर फेज पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। क्लियर? आप लोग पढ़े थे ना, फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्लियर? तो ना यहाँ पर देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का बात करें तो इस तरीके से होगा, तो ये आपको हो जाता है कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन जो ही आप एक डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर प्लेस करेंगे, इसके डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो इसमें भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो जनरली ये क्या करता है कि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और पॉजिटिव उस साइड चला जाता है। अब यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। क्लियर? बात समझ गए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें तो E माइनस कुछ भी नाम दे दें तो इट इज कि चलिए इसे आप E0 ले लें, इसे E ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। तो वही कहता है कि
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हम लोग क्या क्या बात किए कि द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड का मतलब आरोपित, कि जैसे आपने यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट दिया, यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इट इज ई नॉट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि जब आपने पोलराइजेशन किया, ये घटता क्यों है, पोलराइजेशन के कारण घटता है, तो जब आपने इसे एक डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर कि द रेशियो ऑफ, तो इसे हम लोग कहेंगे कि द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड to the reduced electric field, to the reduced electric electric field is called dielectric constant। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर कि आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र और घटे हुए विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। तो इसे परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये के बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज ई नॉट बाई ई। यहाँ पर ई नॉट आपको क्या है, तो ई नॉट है आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आरोपित विद्युत क्षेत्र। और ई क्या है आपका, तो ई आपका बन जाता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। और दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। तो चलिए यहां तक आप प्लीज राइट करें। चलिए क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए इसे रब करते हैं। तो चलिए क्लियर। चलिए ओके। ना देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये कहता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी बात करें तो कहता है किसी भी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को हम एक्सटर्नल फील्ड से बचा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लेते हैं। जैसे आप कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखते हैं तो जहाँ पर हमें ये ज़रूरी होता है कि हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बता दें,
तो हम उसे क्या करते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं, कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं। क्लियर? तो कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि जैसे अगर आप देखें रेनी सीजन में कि जब आपका बिजली गरजती है तो कहता है कि मान लो कि हम फील्ड में खड़े हैं और वहाँ पर एक कार खड़ी है, तो कार में बैठ जाना किस समय, जिसमें आपकी बिजली गरजती है, तो कार के अंदर बैठ जाना ज़्यादा सेफ है या बाहर खड़े रहना या किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाना ज़्यादा सेफ है? तो उस स्थिति में कार के अंदर बैठ जाना वो ज़्यादा सेफ है, मतलब हानि होगी लेकिन कम होगी, बाहर की अपेक्षा कम होगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर जो वो कार है वो आपका कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है और आपके लिए एक शील्ड बन जाता है, एक शील्डिंग की तरह वर्क कर रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं सब में देखते हैं कि हमें उसे एक बाहरी आवरण पहना देते हैं, तो वो सिर्फ लुकिंग के लिए नहीं है, वहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का वर्क होता है। क्लियर? तो ये आपको इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो ये कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain region of space from the effect of external electric field, is called electrostatic shielding. क्लियर? कहता है किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि किसी भी रीजन को, जैसे ये रीजन है और यहाँ पर ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे हम इस रीजन को बचा लेते हैं। तो जिस तरीके से हम बचाते हैं उस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्लियर? तो चलिए सिलेबस के अनुसार अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहता है कि एक्सटर्नल शील्ड सरफेस ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर, क्लियर? तो ये आपका होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर तो वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में सोचे होंगे, नाम से तो पता चल ही गया। तो ये आपका जनरेटर की तरह वर्क करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। क्लियर? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फिनिश? तो इसे भी आप लिख लें, राइट करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, तो इस पोलराइजेशन को हम लोग कहते हैं ध्रुवन। कि पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो ये पोलराइजेशन का मीनिंग होता है ध्रुवन। कि ना हम लोग सोचते हैं कि ध्रुवन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देखे थे कि यहाँ पर हमने दो प्लेट लिया, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, विद्युतीय प्रेरण के कारण क्या होगा यहाँ पर? तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है और इस तरीके से फिर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। जब आप इसके बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो आपने देखा था कि यहाँ पर क्या होगा, इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? ये किसके कारण हुआ? इंडक्शन के कारण हुआ। और यहाँ पर ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पर ये क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो गया था। फिनिश? तो वही ये कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग, यहाँ पर हुआ क्या? ये देखें, ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक है और इस डाइलेक्ट्रिक के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? तो इसे ही हम कहते हैं पोलराइजेशन, इसे ही पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे कि द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग, तो ये आपका हुआ द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज on both layers of dielectric. Both layers of dielectric is called polarization. कि इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। बात समझ गए होंगे? तो ये कहता है फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन बोथ लेयर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कहने का मतलब हुआ किसी विद्युत रोधी के दोनों फलक पर बराबर और विपरीत आवेश आरोपित करने की क्रिया को ध्रुवन कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये थे आपके कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस और आज आप जितना पढ़े हैं इसमें से 1-2 मार्क्स तो निश्चित ही है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, कन्फर्म आएगा। इजी भी है और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे डिफिनीशंस होते हैं जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे की बात करते हैं कि जैसा कि हम शुरू में ही आपसे बात किए थे कि सबसे पहले आज के क्लास के पहले का बात, फिर आज का क्लास, अब फिर किस पे बात करेंगे? तो आज से आगे के क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आगे का अगर हम बात करें तो अब आपका शुरू होगा कैपेसिटर, जिसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो कैपेसिटर के नाम से थोड़ा कम वाकिफ़ हैं, लेकिन कंडक्टर के नाम से सारे कोई वाकिफ़ हैं। क्लियर? सारे फैन में आप देखे होंगे कि सिलिंड्रिकल शेप का एक उजला कलर का इतना बड़ा लगा होता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंडक्टर, कैपेसिटर, कंडेंसर, कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किस किस तरीके से ये वर्क करता है, तो वहाँ से नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए, तब तक मन से पढ़ाई करते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ें, तैयारी करें। क्लियर?
अगर हम अपने लिए आपसे बात करें तो हर क्लास में, हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।